जय हिंद आप सभी को मेरा। और आज हम बात करेंगे कि इजराइल का जो इलेक्शन अभी चल रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा। और ये हमारे एसबी के जीडी टॉपिक लेट्स ट्रेड और पर्सपेक्टिव के लिए बहुत काम का हो जाएगा। अब जरा न्यूज समझो कि इजराइल कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, आज से पहले मतलब 2017 से पहले कभी भी इसराइल की बात हमारी न्यूज में नहीं की जाती थी, हमारी मीडिया हाउस में नहीं की जाती थी। पर देखो, आज की तारीख में इंपॉर्टेंट न्यूज चैनल राज्यसभा टीवी वो बात कर रहा है, इंडिया टुडे वो बात कर रहा है, ठीक है, CNN न्यूज वो बात कर रहा है, इसके बाद न्यूज नेशन वो बात कर रहा है, फिर ये लोकल न्यूज चैनल भी बात कर रहा है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, इंडिया इजराइल रिलेशन, क्योंकि 2017 से लेकर 2019 तक इस पे इतनी बातें चल रही थी कि एसएसबी का हॉटस्पॉट टॉपिक बन गया था। कोई और रिलेशन नहीं आ रहा था एसएसबी में, इंडिया और इजराइल ही बार बार पूछा जा रहा था, स्पेशली लेक्स रेट के अंदर। तो यहाँ पर भी अगेन ये आपके लेक्स रेट के लिए और जीडी के लिए और परसेंट के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक साल में ना, पिछले एक साल में मतलब 2019 से लेके अभी 2020 में इजराइल के अंदर 3 बार इलेक्शन हो चुके हैं सिर्फ पीएम के ऊपर ही। और ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं राज्यसभा टीवी का, उसने भी बात कही कि एक साल के अंदर 3 इलेक्शन हो चुके हैं और राज्यसभा ऐसे बहुत ही वास्ट लेवल पे उसने कवर किया, 24 मिनट तक का उसने सेशन चलाया। तो यहाँ पर ये इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे, उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने, बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इजराइल इलेक्शन का इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा उसको समझने के लिए पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। ये क्वेश्चन बेसिकली आपसे 2 जगह पूछा जाएगा, एक होगा पर्सनल इंटरव्यू और दूसरा होगा लेक्चर। लेक्चर में तो सिंपल पूछा जाएगा कि इंडिया इजराइल रिलेशनशिप बताओ, पर पर्सनल इंटरव्यू में सवाल घूम के आएगा। सवाल इस तरह से आएगा कि आपको क्या लगता है अभी इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप बदल जाएंगे जब ये इलेक्शन होके चुकेंगे, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। अब आपको इस सवाल का जवाब देना होगा। अब देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले आपको करंट सिचुएशन समझनी पड़ेगी। हमने 70 साल तक कोई भी रिश्ता नहीं बनाया था इजराइल के साथ। आपने सुना होगा जो मोसाद है, उनकी जो इंटेलिजेंसी, वो रॉ के साथ काम भले ही करती थी, बट बायलेटरल रिलेशनशिप हमने कोई नहीं बनाया इजराइल के साथ। 2017 में जाकर हमने रिलेशनशिप बनाया इजराइल के साथ, और मीडिया ने भी अटेंशन नहीं दी थी इजराइल को उन 70 सालों में। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए आप। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact. 70 साल तक हमारा इजराइल इंतजार करता रहा हमारे रिलेशनशिप स्टार्ट होने का, बट आज जब शुरू हो गए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी करंट सिचुएशन क्या है इजराइल की। देखिए, इजराइल में क्या हुआ कि इजराइल के हाई कोर्ट ने जो नेतन्याहू को ना पीएम बनने के लिए कह दिया कि आप पीएम बन सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। तो मतलब क्या, पीएम क्यों बन सकते हैं? वो उन पे एक्चुअली कोर्ट केसेस चल रहे थे बिकॉज ऑफ करप्शन और क्रिमिनल चार्जेस हम कुछ लगे हुए थे और फ्रॉड चार्जेस भी लगे हुए थे, जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं अटका हुआ था कि वो पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या पीएम की रेस में भी आएंगे कि नहीं रहेंगे। बट यहाँ पर जो लॉ मेकर है, जो उनका हायर कोर्ट है, उसने अलाउ कर दिया कि आप पीएम बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्शन जीत गए होंगे इसलिए वो पीएम बन रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो इलेक्शन नहीं जीते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू इलेक्शन नहीं जीते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि 3 बार इलेक्शन हुए 2019 में और तीनों बार वो हार गए। तो फिर कैसे पीएम बन जाएंगे, समझाता हूँ। एक कहानी में नया नाम आता है, उनका नाम है बेनी गैंट्स। वो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के हैं, और जो हमारे नेतन्याहू हैं वो है लिक्विड पार्टी के। ये 2 पार्टी हैं मेन इजराइल के अंदर में आज की तारीख में। अब ये 2 पार्टी राइवल एक दूसरे की खड़ी हुई थी। ये इंसान जो था ये कह रहा था कि ये इंसान करप्टेड है, इसको हटाओ, और हमें इसे हटाना होगा तभी हमारा देश का भला होगा। तो इसके खिलाफ ये खड़ा हुआ और इलेक्शन लड़ा। अब इलेक्शन के कुछ रिजल्ट आए। पहले साल जब रिजल्ट आए तो 35 सीट्स लिक्विड पार्टी को मिली, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को, इनको 35 सीट्स मिली,
और इनको भी 35 सीट्स मिली, ठीक है। पर मेजोरिटी में आने के लिए चाहिए थी 61 सीट्स, क्योंकि टोटल सीट्स हैं 120। सो एक प्लस चाहिए होगी, 50% से एक सीट ज्यादा चाहिए होगी, तो 61 सीट्स चाहिए होंगी। वैसा कुछ नहीं हुआ, तो दोनों में से किसी ने सरकार बनाई नहीं, और ये थी तारीख 9 अप्रैल। आगे समय चलता है, 17 सितंबर आ जाता है 2019। जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी की एक सीट ज्यादा आ जाती है एज कम्पेयर टू लिक्विड पार्टी के, उनकी आती है 32। फिर भी मेजोरिटी नहीं थी, 61 सीट्स नहीं थी, तो फिर यहाँ पर दोबारा इलेक्शन कराया गया। अब आया इलेक्शन 2 मार्च में। 2 मार्च में क्या हुआ कि लिक्विड पार्टी और ब्लू व्हाइट पार्टी दोनों लड़ी, फिर भी ऑलमोस्ट बराबर स्कोर बैठा। लिक्विड पार्टी का रहा 36 और ब्लू एंड व्हाइट का रहा 33। दोनों फिर भी कोई भी सरकार नहीं बना पाया। तो क्या कोलिजन गवर्नमेंट नहीं बना सकते? हाँ, बना सकते हैं, बट कोई भी पार्टी तैयार नहीं हो रही थी कोलिजन करने के लिए। हो क्या रहा था कि यहाँ पर जो ये छोटी छोटी पार्टी हैं, या तो राइट विंग है या कंप्लीटली लेफ्ट विंग है, और ये जो दो पार्टी हैं वो सेंटर राइट और सेंटर लेफ्ट है। तो इस चक्कर में इनके साथ कोई आने को तैयार नहीं हो रहा था, यहां तक की बात अटक रही थी। अब ये बेनी गैंट्स हैं क्या? ये मतलब ऐसा क्या इतना स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर है क्या? हाँ, ये अरविंद केजरीवाल की तरह है इजराइल के। जैसे अरविंद केजरीवाल जब अपने शुरुआती दौर में आए थे, तो उन्होंने क्या करा था, जितने भी स्कैंडल हुए हैं आज तक कांग्रेस के टाइम में, उन सबको सामने उजागर किया। बोफोर्स स्कैंडल हुआ, कोलगेट स्कैम हुआ, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ, सत्यम कंप्यूटर सर्विस स्कैंडल हुआ, पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस हुआ, उन सबको सामने रख दिया और जनता को विश्वास दिला दिया कि जो कांग्रेस अगर रहेगी तो तुम्हें निचोड़ खा जाएगी। करप्शन हटाने के लिए आपको कांग्रेस को हटाना होगा और मुझे लाना होगा। ऐसे ही बेनी गैंट्स ने किया। बेनी गैंट्स ने भी बहुत ही कम समय के अंदर अपनी रेपुटेशन इस तरह से बना ली कि वो इलेक्शन जीत जाए। बट इलेक्शन में उन्होंने टक्कर तो दे दी, पर वहां जीत नहीं पाए। अब इसमें आगे कहानी आगे बढ़ती है। अब जब आप इतना सब कुछ बता रहे होगे डिटेल में, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर कह रहा होगा, यार यू हैव अ वेरी ग्रेट नॉलेज, टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। वो आपको नहीं पता होगी। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। ओके, अब यहां से या तो आपको सवाल का आप जवाब दे दोगे कि जेरूसलम कैपिटल है, नहीं है। मान लो सपोज करो आपने कहा कि मुझे सर जवाब नहीं पता, जेरूसलम मतलब उसकी जो कैपिटल इजराइल की वो क्या है, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा डजंट मैटर, टेल मी व्हाट आर द नेबर्स ऑफ इजराइल। अब आपकी हवा टाइट हो जाएगी। जहां आप इतना डीप में बता रहे हो इसराइल की पॉलिटिक्स के बारे में, अरविंद केजरीवाल तक का एग्जांपल दे दिया कि सर बेनी ग्रैंड जो है ना, वो अरविंद केजरीवाल जैसा है वहां पर। और आप वहां पर अगर नेबरिंग कैपिटल्स आई मीन नेबरिंग कंट्रीज ना बता पाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इसराइल की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। मेरा एक दोस्त था, उससे इंडिया अफगान रिलेशनशिप पूछा, तो उससे पूछ लिया गया कि अफगान की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। तो आपसे इजराइल की भी पूछी जा सकती है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि इतना यार डीप नहीं पूछा जाएगा कि यार ये भी पूछ लें कैपिटल क्या है, उसके बाद जो नेबर कंट्री है वो भी पूछ लें। तो आप ये वाला इंटरव्यू आप देख लो एक बार, ये मेरा चक्रपाणी सर ने लिया था, और आपको पता लग जाएगा कि डीपनेस ऑफ लेवल कितनी हो जाती है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने इसका रिलेशन आपको समझा दिया अरविंद केजरीवाल के साथ। अब यहाँ पर क्या था कि जब एक साल तक 3 बार इलेक्शन हो रहे थे, तो देश को संभाल कौन रहा था? देश को संभाल रहे थे बेंजामिन नेतान्याहू साहब। इनको केयर टेकर गवर्नमेंट बना रखा था कि जब तक इलेक्शन ना हो जाए आप ही वहां के पीएम बने रहेंगे, ठीक है। अब इलेक्शन तो तब भी नहीं हुए। अब आगे आ गई कहानी 2 मार्च, मतलब 2020 आ गया। 2 मार्च तक क्या हुआ था, पूरे दुनिया में COVID-19 फैल चुका था पूरी तरह से, और प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया एक काम करो, या तो तुम अपनी सरकार बना लो किसी तरह से, वरना मैं जो अगस्त में आएगा उसमें इलेक्शन दोबारा कराऊंगा। बट जैसे ये न्यूज आई प्रेसिडेंट की तरफ से, जो कि हैं र्यूवेन रिवलिन, इजराइल के प्रेसिडेंट, तभी इलेक्शन कमीशन जो होता है इजराइल का, ये कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतने बड़े लेवल पे हर बार हर 3-4 महीने बाद इलेक्शन नहीं करा सकते। अब यहां पर आ गई प्रॉब्लम। अब कहानी इजराइल की प्रॉब्लमेटिक इसलिए भी है क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है करीबन 80 लाख के आसपास है, और इनके यहाँ ऑलरेडी कंफर्म केसेस जो हो गए हैं COVID-19 के 16,000 के आसपास है, और डेथ 240 हैं। अब यहाँ पर जब ये पैंडेमिक से उभर नहीं पा रहे और ऊपर से ये इलेक्शन चल रहा है, तो बहुत गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ, जो बेनी ग्रैंड्स हैं उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक ये COVID-19 नहीं हो जाता खत्म, तब तक हम एक कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे लिक्विड पार्टी के साथ, और हम साथ मिलकर काम करेंगे जिससे COVID-19 को हम लड़ सके, वरना बहुत लोगों की मौतें हो जाएंगी और इसका जिम्मेदार हम लोग ही होंगे, क्योंकि हमने से पॉलिटिकली राइवलरी के चक्कर में हमने किसी और चीज को नहीं देखा। तो यहाँ पर आ गई बात कि चलो हम यूनिटी गवर्नमेंट बना लेते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं मिलके। अब यहाँ से बात फैलने लगी।
जैसे ये बात आई तो दुनिया के न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, बीबीसी, इनमें बात छप गई कि भाई कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं, और वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट को कहा जाता है यूनिटी गवर्नमेंट। तो यूनिटी गवर्नमेंट बनानी शुरू की और ये पिक्चर रिलीज हो गई मीडिया के अंदर। अब ये ऐसी बात हो गई जैसे दिल्ली का पहली बार जब इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जीती नहीं थी, तो उसने क्या करा, कांग्रेस के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना ली। अब दुनिया की से उन्हें बहुत गाली पड़ी कि यार कल तक तो तुम इन्हें गाली दे रहे थे कि यार ये करप्ट है, ये करप्ट हैं, ये वो करते हैं, ऐसे करते हैं, और आज तुमने इनसे ही हाथ मिला लिया। तो ऐसी ही बात हो गई इनके साथ, इनको भी गाली मिल रही थी और इनको भी इनको तो खैर गाली मिल ही रही थी, करप्ट थे, उनसे तो पूरा देश ही नाराज था। तो इनसे कहा गया कि आप प्लीज बेनी जी, आप प्लीज इलेक्शन में खड़े तो हो जाओ दोबारा, बट इनके साथ कुछ भी हो जाए सत्ता में मत आओ। अगर इनके साथ सत्ता में आओगे तो करप्शन सिर्फ होगा और आपकी इमेज भी खराब होगी। खैर, पर इनको प्राइमरी जो जो बेनी है उनको लगा कि कहीं ना कहीं सीओडी 19 से लड़ना ज्यादा जरूरी है, सत्ता वत्ता बाद में आएगी। तो यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है। तो जो बेनी ग्रैंड्स हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करेंगे, जो पीएम बनेंगे बराबरी से बनेंगे, कि एक बार पीएम आप बन जाओ, एक बार पीएम हम बन जाए। तो दोनों ने डिसाइड किया कि 18 मंथ्स दोनों बनेंगे। भाई 4 साल का टर्म होता है वहां पर किसी भी सरकार का, तो 2 साल का अगर हम 18 मंथ्स को समझ लो, मतलब 12 महीने प्लस 6 महीने, 12 महीने प्लस 6 महीने, तो करीबन 1.5 साल दोनों बनेंगे पीएम। अब 1 साल जो बचा उसका हिसाब नहीं करा इन्होंने, बट अभी फिलहाल 1.5 साल का इन्होंने हिसाब कर लिया कि 1.5 साल दोनों पीएम बनेंगे। और जो कैबिनेट होगी वो इक्वली डिवाइडेड होगी, मतलब आधे लिक्विड पार्टी के होंगे, आधे ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के होंगे। इन्होंने ये हिसाब अभी कर लिया मोटा मोटा, जब तक सीओडी 19 की प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। यहाँ से कहानी हमें बेनी ग्रैंड्स का ना नाम एकदम से आया कैसे। मैंने आपको बताया कि अरविंद केजरीवाल है, उनका जो स्टार्टिंग करियर हुआ बहुत ही छोटी सी लेवल पे हुआ। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इन्होंने इनके साथ कोलिशन गवर्नमेंट या मैं कहूँ यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, तो इनके साथ जो छोटी छोटी पार्टी खड़ी हुई थी मिलकर, जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी बनी थी, उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप नितिन याहू के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे। अब इन्होंने समझाने की कोशिश की उन छोटी छोटी पार्टियों को कि देखिए आज हमारी मजबूरी है, अगर हम देश के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। फिर भी ये जो स्मॉल पार्टी थी, जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी मिलके बनी थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। वो छोटी छोटी पार्टी टूट के अलग हो गई। खैर, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है इनके ऊपर। ये कोई छोटे मोटे इंसान नहीं रहे हैं इसराइल में, ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं, और इनका रिटायरमेंट हुआ है 2015 में, और ये पॉलिटिकल करियर इनका स्टार्ट हुआ है 2018 में। मतलब सोचो 2018 और 2020, मुश्किल से 1 साल आप पकड़ के चलो, 1 साल के अंदर इन्होंने इतनी बड़ी ताकत हासिल कर ली। क्योंकि 2019 में तो इलेक्शन ही हुए थे, तो इतने कम समय में इतनी ज्यादा पावर इन्होंने हासिल कर ली कि वो आज एक मेजर पार्टी खड़े हैं इसराइल की। और इसलिए मैंने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल की तरह उभर के आए हैं। अब यहाँ पर क्या था कि कहीं ना कहीं लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि यार ये जो इंसान है करप्ट है, फ्रॉड है, इसकी वजह से इतना कुछ हुआ है, और ये आज मतलब दोबारा पीएम बनने के लिए खड़ा हुआ है। क्योंकि बेनी ग्रैंड्स ने कहा कि पहले ऐसे होगा कि ये जो जनाब है पहले पीएम बनेंगे 18 महीने के, इनके बाद में बनूंगा, ये डील तय हुई। तो अभी फिलहाल ये पीएम बनने जा रहे हैं। अब जब ये बात शुरू हुई तो कहीं ना कहीं दुनिया में दिक्कतें आनी शुरू हो गई कि यार ये तो दिक्कत है और इसको यार हटाना पड़ेगा। मीनवाइल क्या हो रहा था ऑन द पैरेलली, जो नितिन याहू है उन पे ना कोर्ट केसेस चल रहे थे। ये एकमात्र ऐसे पीएम हैं जिन पे कोर्ट केस चल रहे हैं रिगार्डिंग करप्शन एंड फ्रॉड। और जब ये पीएम थे तो ये किसी ना किसी तरह से इन जो कोर्ट केसेस थे इनको डिले कर दिया करते थे। जो जस्टिस मिनिस्टर थे एक बार इनके अंडर, उनसे कह कर ही डिले कर दिया, क्योंकि सीओडी 19 चल रहा था। तो सीओडी 19 के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि जब सीओडी 19 खत्म होगा तब स्टार्ट होगा। बट अभी क्या हुआ, कोर्ट ने कहा, जो वहां का ही इसराइल का एक बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है हरतीज, उसमें लिखकर आया कि 24 मई से फॉर श्योर कोर्ट रिज्यूम करेंगे, और जो नितिन याहू पे ट्रायल चल रहे हैं करप्शन के, वो जरूर खत्म किए जाएंगे। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि नितिन याहू जो है प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं क्रिमिनल चार्जेस के बाद या करप्शन चार्जेस के बाद, लोग इससे सेटिस्फाई नहीं थे। यहाँ पर लोगों ने चाहा कि एक अमेंडमेंट होना चाहिए। अमेंडमेंट क्या होना चाहिए, जैसे मिनिस्टर नहीं बन सकते अगर आपके पास करप्शन चार्जेस हैं या क्रिमिनल चार्जेस हैं, वैसे आपको पीएम भी बनना अलाउ नहीं होना चाहिए अगर आप पे करप्शन या क्रिमिनल चार्जेस है। ये दुनिया चाह रही, मतलब जो इसराइल है वो चाह रहा था कि ये हट जाए। यहाँ से कहानी और बढ़ती है। तो पूरी दुनिया में ना एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है
जब नेतन्याहू के पीएम बनने की बात आती है। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। Fighting for everything and anything that is essential to the future of this country and our children, the Israeli democracy, and the way this government is in its sloppiness is handling the corona crisis. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने डिस्टेंस एक दूसरे से बनाए रखी, बट प्रोटेस्ट जरूर किया। उन्होंने ये बात ध्यान रखी कि कोरोना वायरस ना फैले और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी और प्रोटेस्ट भी करा। अब इस प्रोटेस्ट का तो खैर इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी नहीं होगा, बट अब नेतन्याहू इजराइल की पॉलिटिक्स में सबसे बड़े लंबे टेन्योर तक के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उन्होंने 1996 में पहली बार अपना एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी पोजीशन ली थी, फिर 1999 तक वो रहे, उसके बाद 2009 से लेके आज तक 2019 तक आज तक वो पीएम बने रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। सवाल ये था हमारा कि अगर इजराइल के इलेक्शन में कोई नया इंसान जीत के आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इंसान है उनका नाम है बेनी। आपको याद होगा मैंने इनकी शक्ल दिखाई थी, बेनी। तो अभी तो ये जीत के नहीं आया है, तो अभी तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर जैसे ही बेनी जीत कर आते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में हम इजराइल के सबसे बड़े परचेजर हैं आर्म्स के। 2017 की ही रिपोर्ट है ये, ठीक है। और रिसेंटली अब एक न्यूज और आपको सुनने को आएगी, वो न्यूज ये है कि हमने इजराइल से डिफेंस सिस्टम में जो बैराक मिसाइल है उसकी डील की है 777 मिलियन की, बैराक मिसाइल 8। अब मान लो कल बेनी जो है वो इलेक्शन जीत जाते हैं और ये जो नेतन्याहू है वो करप्शन चार्जेस में निकल जाते हैं, और हमें पता लगता है कि ये जितनी भी आज तक डिफेंस डील हुई हैं वो सबकी सब करप्शन से हुई हैं। तो जितना भी हमने आज तक डील किया है इजराइल के साथ वो सबका सब फेल हो जाएगा और इंडियन आर्म फोर्स कहीं ना कहीं डिले हो जाएगी अपने इक्विपमेंट को अपडेट करने में। अब ये होता है वीडियो का एंड, बट मैं आपसे कहूंगा कि इंडिया इजराइल रिलेशन पे मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको जरूर देखो। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हम और इजराइल में कितनी सिमिलरिटी है, और कहीं ना कहीं हमारी जो फ्यूचर है अगर साथ में रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल की मिलिट्री कहीं ना कहीं काफी एडवांस है और वो भी वैसे इशू फेस करते हैं अपने बॉर्डर्स एरिया में जैसा हम कश्मीर के साथ इशू करते हैं। तो बेटर रहेगा कि हम आने वाले टाइम में साथ रहें, तभी हमारी आगे एडवांसमेंट हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे लिए कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।